यूक्रेन को रूस पर हमला करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। यहां तक कि जब यूक्रेन पर कुछ ही हफ्तों में कब्जा करने की उसकी सैन्य कार्रवाई विफल रही, पुतिन को भरोसा था कि मॉस्को हमेशा सुरक्षित रहेगा। पुतिन गलत थे। 4 साल में बहुत कुछ बदला। यूक्रेन ने फिर से ताकत बढ़ाई। अब यूक्रेन के पास मॉस्को को गिराने का हथियार है, एक ऐसा हथियार जिससे पुतिन यूक्रेन के किसी भी अमेरिकी हथियार से ज्यादा डरते हैं, अब छोड़ा जाएगा और इसमें मॉस्को को पाषाण युग में पहुंचाने की क्षमता है। क्रेमलिन की नींव हिल रही है। यूक्रेन के नए सुपर वेपन के बाद खुद क्रेमलिन भी शायद टिक न सके। अप्रैल में रोड टू यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन में यूक्रेन ने नया मास्टर स्ट्रोक पेश किया। फायर पॉइंट एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। फ्लेमिंगो मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड बनाने वालों ने, जिसने पहले ही यूक्रेन को रूस के दिल तक गहराई से हमला करने के और विकल्प दिए हैं, अब एक विनाशकारी नई मिसाइल का खुलासा किया है जो युद्ध की दिशा बदल देगी। ये कोई हाइब्रिड नहीं है। ये हथियार दिखाता है कि यूक्रेन अब बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास को लेकर गंभीर है, जिनका उपयोग वो रूस की राजधानी पर तबाही बरसाने के लिए कर सकता है। फायर पॉइंट मिसाइल यूक्रेन का रूस की इस्कंदर मिसाइल के जवाब में है और जल्द ही ये साबित होगा कि ये हर तरह से बेहतर है। इस मिसाइल का नाम FP9 है, जो फायर पॉइंट की नामकरण प्रणाली का पालन करता है और हमने पहले भी इसकी चर्चा सुनी है। फायर पॉइंट ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल का संकेत दिया था जब वह कम दूरी वाली FP7 के बारे में बात कर रहा था, जिसकी भी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन पोलैंड में हुए अपने हालिया कार्यक्रम में हमें FP9 के बारे में नई जानकारी मिली और यह भी पता चला कि यह यूक्रेन को किस तरह की क्षमताएं प्रदान करेगा। जो कुछ भी हमें पता है उसका कुछ हिस्सा खुद फायर पॉइंट से आया है। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार कंपनी ने कहा है कि उसकी नई बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 855 किलोमीटर या लगभग 531 मील होगी। ये पारंपरिक वारहेड को भी ले जाने में सक्षम होगी, जिसका वजन 800 किलोग्राम या लगभग 1763 पाउंड तक हो सकता है। ये भारी भरकम आंकड़े बताते हैं कि FP9 रूस के अंदर गहराई तक मार कर सकेगी और यूक्रेन के शस्त्रागार में मौजूद लगभग किसी भी अन्य हथियार की तुलना में अपने लक्ष्यों को ज्यादा ताकत से तबाह कर सकेगी। जो लोग फायर पॉइंट के फ्लेमिंगो के बारे में जानते हैं, वे जानते हैं कि ये 3 गुना रेज देता है और इसमें विस्फोटक क्षमता भी कुछ 100 किलोग्राम ज्यादा है। तो फिर FP9 की जरूरत क्यों है? सीधा जवाब है, फ्लेमिंगो यूक्रेन की क्रूज मिसाइल है। FP9 यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में उसकी नई पेशकशों में से एक होगा। ये 2 बहुत अलग तरह के हथियार हैं। FP9 वो स्पीड देगा जिसकी फ्लेमिंगो सिर्फ कल्पना कर सकता है, जिससे यूक्रेन को रूसी एयर डिफेंस पार कर रूस में टारगेट्स तबाह करने का बेहतर मौका मिलेगा। जहां तक FP9 के बारे में बाकी सब कुछ है, वो सारी जानकारी हमें फायर पॉइंट द्वारा पोलैंड में पेश किए गए मॉकअप के विश्लेषण से मिलती है। पिछली प्रदर्शनियों में फायर पॉइंट ने FP9 और FP7 की एक जैसी तस्वीरें दिखाईं, जिससे लगा कि FP9 FP7 का बड़ा वर्जन होगा और कंपनी FP7 को भी विकसित कर रही है। पोलैंड में जो अलग था वो ये कि फायर पॉइंट ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल मॉकअप्स को एक साथ रखा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास और क्या योजनाएं हैं। मॉकअप्स के आकार के आधार पर FP9 लगभग 9.5 मीटर या थोड़ा सा 31 फीट से ज़्यादा लंबा दिखाई देता है और इसका व्यास लगभग 1.1 मीटर या 3.6 फीट होगा। बस इतना ही। लेकिन भले ही स्पेसिफिकेशंस हमें कुछ ऐसा बताते हैं जो पुतिन कभी सुनना नहीं चाहेंगे, FP9 रूस की अपनी इस्कांडा बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा और ज़्यादा ताकतवर होने की राह पर है। इस्कंदर रूस के मुख्य हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल पुतिन के आक्रमण की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए कर रहा है। एक रोड मोबाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक प्रणाली इस्कांडा M 500 किलोमीटर या लगभग 310 मील तक यात्रा कर सकती है और 700 किलोग्राम या थोड़ा सा 1540 पाउंड से अधिक वजनी पारंपरिक वारहेड पहुंचा सकती है। हम देखते हैं कि FP9 दोनों मामलों में आगे है। अगर डिफेंस एक्सप्रेस के अनुमानित आयाम सही है
तो FP9 इस्कांडा से बड़ा होगा, जो इसकी ज्यादा रेंज और पेलोड के कारण है। अगर आपको किसी लक्ष्य पर ज्यादा विस्फोटक शक्ति पहुंचानी है तो आपको बड़ा मिसाइल चाहिए। रेंज की बात करें तो 850 किलोमीटर इतनी है कि यूक्रेन अपनी आने वाली मिसाइल से मॉस्को क्षेत्र के भीतर गहराई तक हमला कर सकता है। पुतिन और उनके साथी अब अपनी ही दवा का स्वाद चखेंगे। यूक्रेन का इस्कांडा किलर लगभग तैयार है, हालात बदल रहे हैं, हम इस पर फिर लौटेंगे। प्रश्न है कि FP9 यूक्रेन के शस्त्रागार में कब आधिकारिक रूप से शामिल होगा। फायर पॉइंट यह बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करता कि उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कितनी प्रगति की है। FP9 को 2026 की गर्मियों में यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए मान्यता मिलने की उम्मीद है। औपचारिक स्वीकृति से निर्णायक बदलाव आता है। यूक्रेन नई बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की तरफ बढ़ रहा है, जिससे सब शुरू होता है। ये कदम बड़े पैमाने पर उत्पादन सुनिश्चित करता है, इसलिए जल्द ही यूक्रेन का नया बैलिस्टिक खतरा मॉस्को पर छोड़ा जा सकता है और ये अकेला नहीं होगा। फायर पॉइंट के पास कई चालें हैं जो पुतिन को बौखला देंगी, जैसे FP7 जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है। संभवतः FP9 का डिजाइन FP7 पर आधारित है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज नई फायर पॉइंट मिसाइल से कम है। ऐसा लगता है कि यह रूस की S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की मिसाइलों से प्रेरित और उससे मिलती जुलती है। FP7 का जिक्र पहली बार नवंबर 2025 में हुआ था। फायर पॉइंट ने बताया था कि वो रूस की 48N6 एयर डिफेंस मिसाइलों को अपने बाहरी डिजाइन का आधार बनाएगा। यही समानताएं खत्म होती हैं। यूक्रेनी प्रतिभा पुरानी रूसी मिसाइलों से आगे निकल जाएगी। फायर पॉइंट के मुताबिक FP7 की सामग्री, आंतरिक संरचना और गाइडेंस सिस्टम यूक्रेनी डिजाइन के हैं, क्योंकि ये मिसाइल यूक्रेन को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक विकल्प देगी, जो FP9 के मिड रेंज विकल्पों के साथ होगी। FP7 को जमीन पर 200 किलोमीटर या 124 मील तक हमले के लिए बनाया गया है। ये यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों और सीमा क्षेत्रों में रूसी ठिकानों पर हमलों के लिए उपयुक्त है। मिसाइल का बाहरी ढांचा केवल 48N62 से सतही रूप से मिलता जुलता है। फायर पॉइंट का कहना है कि उसने FP7 को बनाने में कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका वजन कम हुआ है और इसकी रेंज बढ़ गई है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि फायर पॉइंट ने FP7 के लिए रूसी एयर डिफेंस मिसाइल का डिजाइन क्यों अपनाया। कंपनी का कहना है कि समय बचाने के लिए FP7 और बड़ी FP9 को कॉन्सेप्ट से टेस्टिंग तक आमतौर पर कम समय में लाया गया। ऐसा लगता है कि यह तरीका सफल रहा। FP7 फरवरी से लाइव फायर टेस्टिंग में है और इसका वीडियो फुटेज भी है, जिसमें यह अपेक्षित रूप से काम करती दिख रही है। अगर FP9 के गर्मियों तक आधिकारिक रूप से शामिल होने की संभावना है, तो हम मान सकते हैं कि FP7 के लिए भी यूक्रेन के शस्त्रागार में शामिल होने का समय लगभग इतना ही होगा। पुतिन इन दो बैलिस्टिक मिसाइलों से अपने आक्रमण शुरू करने के बाद से यूक्रेन को मिले किसी भी अमेरिकी हथियार से ज्यादा डरते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में यूक्रेन के पास एटेकॉम्स है, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। 2025 की गर्मियों में पता चला कि पेंटागन ने एटाकॉम के लिए नया अप्रूवल सिस्टम बनाया, जिससे यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर इसका इस्तेमाल लगभग बैन हो गया। अब लगता है बैन हट गया है, क्योंकि 2025 के अंत में यूक्रेन ने कई हमलों में अटाकॉम्स इस्तेमाल किए। ये दिखाता है कि अटकम्स मिसाइल शर्तों के साथ आती है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल तभी कर सकता है जब अमेरिका इजाजत दे। FP9 या FP7 के लिए ऐसा नहीं है। यूक्रेन की दोनों नई बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी सिस्टम का अच्छा मुकाबला करती है। FP7 के स्पेसिफिकेशन ब्लॉक 1 अटाकुम्स के बराबर है, जिसकी रेंज 165 किलोमीटर या लगभग 102 मील है। असल में FP7 और भी दूर तक जाता है। जहां तक FP9 की बात है, वह रेंज और मारक क्षमता के मामले में एटाकॉम्स से काफी आगे है। यही बात पुतिन को डराती है। भले ही अमेरिका यूक्रेन को एटेकॉम्स का मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे दे, फिर भी अमेरिकी मिसाइलें ज्यादातर सीमा से आगे नहीं जाती थी। लेकिन FP9 वो तो बिल्कुल ही अलग मामला है। फायर पॉइंट अभी रुका नहीं है। FP9 क्रेमलिन के लिए जितना डरावना है, फायर पॉइंट उससे भी आगे बढ़ रहा है। एक पहले से ही घातक मिसाइल को और भी ज्यादा खतरनाक बनाया जा रहा है।
और यही वो चीज़ है जिसे हम यहाँ द मिलिट्री शो में कवर करते हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फायर पॉइंट के पास और क्या छुपा हो सकता है? 6 अप्रैल की यूनाइटेड 44 मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कंपनी ने अपनी नई FP9 मिसाइल के लिए शानदार योजनाएं बनाई हैं। अब तक हमने जिस वेरिएंट की चर्चा की वह रूस की इस्कंदर M जैसी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ध्यान दें, हमने वेरिएंट कहा, यानी FP9 का एक और संस्करण भी बन रहा है। डेनिस शीलमैन, जो FP9 के डिजाइनर हैं, ने खुलासा किया है कि वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि फायर पॉइंट पहले से ही FP9 को इस तरह से अनुकूलित कर रहा है कि उसे हवा से भी लॉन्च किया जा सके। ये एक बड़ा बदलाव है जो मिसाइल की रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। जो पहले से ही एक मॉस्को किलर की तरह दिख रही है, वो और भी ज्यादा घातक बन सकती है जब उसे किसी विमान से दागने की वजह से मिलने वाली रफ्तार और ऊंचाई के साथ जोड़ा जाएगा। ईंधन की बचत अब इतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। ईंधन खर्च करने वाली चढ़ाई नहीं होने का मतलब है कि FP9 अपने ईंधन भंडार का इस्तेमाल करके रूस के और भी अंदर तक जा सकती है। अगर FP9 का संशोधित वर्जन यूक्रेन के फाइटर जेट से लॉन्च हो तो इसे ऐसी ऊंचाई से दागा जाएगा जहां यह रूसी वायु रक्षा से सुरक्षित रहेगा। अगर यूक्रेन सुरक्षित हवाई गलियारे चुने। पहले से ही ड्रोन स्ट्राइक से जुड़ी कई वजहें थी जिनके चलते यूक्रेन ने जून 2025 से मार्च 2026 के बीच रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर 492 हमले किए। शायद हमें वो प्रणालियां युद्ध से बाहर रखने का नया कारण मिला है। अगर फायर पॉइंट सफल हुआ तो यूक्रेन लंबी दूरी की लड़ाई के एक और पहलू में रूस की बराबरी कर सकेगा। रूस के पास KH-47 M2 किन्साले हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो आमतौर पर MiG-31 में लगाई जाती है। अगर FP9 का एयर लॉन्च्ड वर्जन सतह से सतह वर्जन जैसा हो तो इसका पेलोड लगभग 2 गुना होगा। रेंज की जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना है कि यह कम से कम किन्साले की 1500 किमी या 932 मील की न्यूनतम रेंज के करीब होगी, क्योंकि इसे हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा। हम सोचते हैं कि पुतिन इस सब के बारे में कैसा महसूस कर रहे होंगे। यूक्रेन पर हमले के वक्त देश के पास बहुत कम घरेलू हथियार थे और ऐसे हथियार विकसित नहीं हो रहे थे। पश्चिमी देशों ने सैन्य सहायता में छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दी, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले यूक्रेन को अनुमति लेनी पड़ती थी। हाँ, काला सागर बेड़े की हालत और सीमा क्षेत्रों में यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए कुछ ठिकाने इसकी गवाही देते हैं। दूरी और अनुमति के प्रतिबंधों के कारण यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा उसकी सीमाओं से बहुत दूर नहीं जा सकता था। अब खेल बदल गया है। FP9 यूक्रेन युद्ध बदलने को तैयार है, क्योंकि अब मॉस्को यूक्रेन रणनीतिकारों के लिए निशाने पर है। रणनीतिज्ञ अब रूस की इस्कंदर रणनीति उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें संतुष्टि मिलेगी। एक राजधानी के बदले दूसरी राजधानी को निशाना बनाना यूक्रेन की नई रणनीति हो सकती है। पुतिन की सेनाएं कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर बिना हिचक हमले कर रही है। मिलिट्री वॉच के मुताबिक 15-16 अप्रैल को रूस ने यूक्रेन पर 24 इस्कंदर मिसाइलें दागी और कई ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने 24 घंटे में कुल 703 प्रक्षेपास्त्र दागे जाने की पुष्टि की। करीब एक हफ्ते बाद 24 अप्रैल को मेड्जा ने फिर रूसी हवाई हमले की रिपोर्ट दी, जिसमें 2 इस्कंदर मिसाइलें थीं। ये पिछले महीने के कुछ उदाहरण हैं। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर सैकड़ों इस्कंदर मिसाइलें दागी, जिनके साथ अक्सर हमलावर और छलावा ड्रोन भी भेजे गए, ताकि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों को दबाया जा सके और रूसी मिसाइलें नुकसान पहुंचा सके। FP9 का मतलब है यूक्रेन पुतिन को उन्हीं की दवा चखा सकता है, लेकिन यूक्रेन अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस की तरह नहीं करेगा। पुतिन का मकसद सिर्फ डर पैदा करना है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी निशाना बनाना पड़े। इसके लिए वह यूक्रेन के नागरिकों को मारने में भी पीछे नहीं हटते, जिनमें कम से कम 15,578 लोग मारे जा चुके हैं और 43,352 लोग रूस के हमलों में घायल हुए हैं। यूक्रेन कहीं ज्यादा रणनीतिक है। ये अपने FP9 मिसाइलों का इस्तेमाल मॉस्को क्षेत्र पर हमला करने के लिए जरूर करेगा, लेकिन ये सैन्य ठिकानों या संभवतः रूसी सत्ता के केंद्र को निशाना बनाएगा। क्रेमलिन मॉस्को के केंद्र में स्थित है और
FP9 का स्पष्ट निशाना है। चाहे यह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यही वह जगह है जहां रूसी सरकार काम करती है और माना जाता है कि पुतिन अपना ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करते हैं, लेकिन हम उस पर अभी आते हैं। यूक्रेन की नई बैलिस्टिक मिसाइलों के अन्य संभावित लक्ष्यों में मॉस्को रिफाइनरी भी शामिल है। गजप्रोम संचालित यह रिफाइनरी मॉस्को क्षेत्र में वाहन ईंधन की मुख्य आपूर्ति करता है। अगर यूक्रेन पुतिन की जंग का असर रूस की राजधानी तक पहुंचाना चाहता है तो रिफाइनरी को निशाना बनाना काफी है, बिना नागरिकों को नुकसान पहुंचाए। पुतिन मॉस्को के पीपल वेट कैन नॉट इंक्लूड इंग्लिश। अगर मॉस्को में ईंधन खत्म हुआ तो पुतिन को असंतोष झेलना होगा। FP9 का महत्व इस बात में है कि अब मॉस्को पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला संभव है। यूक्रेन किसे निशाना बनाता है यह कम मायने रखता है। यूक्रेन पहले भी कई बार मॉस्को क्षेत्र पर हमला कर चुका है। मई 2023 में उसने पहली बार ड्रोन भेजे थे, जिसे BBC ने पुतिन के लिए शर्मिंदगी बताया। 2 साल बाद यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में 91 ड्रोन गिराए गए। यही बात है, ये ड्रोन हमले थे। FP9 यूक्रेन को क्रेमलिन को धमकी देने का नया विकल्प देता है। इस धमकी के लिए मिसाइल लॉन्च जरूरी नहीं। अब से मॉस्को की ओर जाने वाले किसी भी ड्रोन के झुंड से रूस को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जैसे कि उन ड्रोनों के साथ एक FP9 भी हो सकता है। आखिरकार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों के आगमन को छुपाने के लिए ड्रोन के झुंड का इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई है। रूस जानता है कि यही रणनीति उसके खिलाफ भी लागू हो सकती है, खासकर अब जब यूक्रेन रूस में उतने या ज्यादा ड्रोन भेज रहा है जितने रूस यूक्रेन में भेज रहा है। अगर यूक्रेन अपनी कार्रवाई तेज करता है तो देखना होगा मॉस्को की वायु रक्षा प्रणाली ऐसे खतरे से कैसे निपटेगी जिसकी कल्पना पुतिन ने नहीं की थी। सोचिए, अगर क्रेमलिन सच में निशाना बनता, अगर ऐसा हुआ तो पुतिन और भी ज्यादा ओझल हो जाएंगे। क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। पुतिन क्रेमलिन में कम समय बिताते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती हफ्तों के दौरान यह रिपोर्ट किया गया था कि पुतिन ने खुद को क्रेमलिन में कम ही दिखाया, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि अमेरिका उनके साथ वही कर सकता है जो उसने पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अली खुमैनी के साथ किया था। पुतिन क्रेमलिन के आसपास भी नहीं रहना चाहते थे जब अमेरिकी बंकर बस्तर के जरा से भी खतरे का अंदेशा था। यूक्रेन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कगार पर है जो क्रेमलिन पर वार कर सकती है, तो पुतिन की प्रतिक्रिया क्या होगी? पुतिन संभवतः अपने सत्ता केंद्र से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करेंगे। वो तो वैसे भी ऐसा करते हैं। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने नवंबर 2025 में बताया था कि पुतिन ने लगभग 3 एक जैसे दफ्तर बनवाए ताकि वे हर समय अपना ठिकाना छुपा सकें। वो क्रेमलिन में उतना समय नहीं बिताते जितना उन्हें बिताना चाहिए, इसलिए वो उम्मीद करेंगे कि वो यूक्रेन के क्रेमलिन को निशाना बनाने वाली मिसाइल से बच सके और शायद वो बच भी जाए। शायद यूक्रेन FP9 से क्रेमलिन तबाह कर सकता है, पुतिन वहां नहीं होंगे। अब रूस के नेता क्या करेंगे? वो रूस की राजधानी में यूक्रेन की इस कार्रवाई पर क्या सफाई देंगे? वे क्या बहाना देंगे कि वे रूस की मुख्य सत्ता के पास क्यों नहीं थे? FP9 से यूक्रेन पुतिन की ताकतवर नेता वाली छवि हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। पुतिन जिस एक चीज पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए निर्भर करते हैं वो उसी पल टूट सकती है जब FP9 रूस में किसी भी महत्वपूर्ण चीज पर सीधा हमला करता है। भ्रम टूट चुके हैं। पुतिन ने सोचा यूक्रेन कभी रूस को निशाना नहीं बना पाएगा, लेकिन वो गलत थे। पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन के पास कभी भी अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन FP9 और FP7 दोनों ही उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति अब उम्मीद कर रहे हैं कि यूक्रेन मॉस्को को पहले इस्तेमाल किए गए ड्रोन से ज्यादा किसी और चीज से निशाना नहीं बनाएगा। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या यूक्रेन FP9 के आने के बाद उस खास भ्रम को तोड़ने का इरादा रखता है या नहीं। सीधे कहूं तो रूस यूक्रेन के घरेलू हथियार निर्माताओं को लेकर पहले से चिंतित था, नए बैलिस्टिक मिसाइलों से पहले ही। नई AI ड्रोन रूसी रक्षा प्रणाली को चकमा देकर कब्जे वाले इलाकों में उसकी गतिविधि बाधित कर रहे हैं। मार्टियन उतर चुका है और इसका यूक्रेन में रूसी सेनाओं को हो रहे नुकसान हमारे वीडियो में बताया गया है। और अधिक जानने के लिए
वीडियो देखें और यूक्रेन के नवीनतम नवाचारों पर हमारी कवरेज के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।